हेलो दोस्तों, राजभर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम राजभर की पाठशाला में वर्ण विच्छेद से संबंधित जो हमारा पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में आज हम व्यंजनों की चर्चा करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं वर्ण विचार पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ व्यंजन की ही चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना जरूरी है कि व्यंजन कहते किसे हैं, कि व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बनती है कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की मदद से उच्चारित होते हों, अर्थात ऐसे वर्ण कि जो स्वर की सहायता से हम बोलते हों, बस वही हमारा कहलाता है व्यंजन। तो स्वर की मदद से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वह व्यंजन कहलाता है। तो व्यंजन के कुल प्रकार जो होते हैं, उन प्रकारों में कुल 3 प्रकार, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्पर्श व्यंजन की कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन अर्थात स्पर्श करना अथवा तो छूना, लेकिन किसे छूना? ये हमारी जो जीभ है ना, वह जीभ हमारे मुख के अलग अलग भागों को जब छूती है तो बस, तो छूते समय जिन वर्णों का उच्चारण होता है वही कहलाता है हमारा स्पर्श व्यंजन। तो क से लेके म तक जितने भी व्यंजन है, कुल मिलाकर के 25, ये सारे के सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इन स्पर्श व्यंजनों को हम देखा जाए तो कुल 5 भागों में बांटा गया है। और उन 5 भागों का जो नामकरण किया गया है, उन वर्णों के जो पहला वर्ण है, उन वर्ग के जो पहले वर्ण होते हैं, उनके नाम पर इनके वर्णों को आधारित किया गया है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमने लिखा है क ख ग घ, तो क ख ग घ तो हमारा कहलाता है यह क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत हमारा क से लेकर के घ तक चारों के चारों वर्ण आ जाते हैं। लेकिन जो इंग है वह कहलाता है हमारा पंचम वर्ण। समझे आप लोग? तो इस प्रकार से वर्णों का विभाजन कुल 5 भागों में किया गया है। कौन से वर्ण? स्पर्श व्यंजन। आइए अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन होते क्या हैं? तो अंतस्थ व्यंजन का अर्थ होता है कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगे, बस वही हमारे कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अर्थात कि उच्चारण के समय जो जीभ है वह हमारे मुख के किसी भी भाग को छुए नहीं, बिना स्पर्श किए वर्णों का उच्चारण किया जाए, वही है हमारे अंतस्थ व्यंजन। जैसे कि य, र, ल और व, ये जो 4 आपको व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, बस यही 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तत्पश्चात अंतस्थ व्यंजन के बाद हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म अर्थात गरम है, ऊष्म का अर्थ होता है गरम। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकले, वही हमारा कहलाता है ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन भी कुल 4 होते हैं, श, श, ह और श। तो कुल मिलाकर के यह 4 जो व्यंजन है वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन, देखिए जैसा नाम वैसे इसकी व्याख्या भी है, संयुक्त, जुड़ा हुआ। लेकिन कैसे? 2 व्यंजन आपस में जुड़े हो, बस वही है हमारा संयुक्त व्यंजन। उदाहरण स्वरूप संयुक्त व्यंजन जो हैं कुल 4 हैं। कौन कौन से? एक क्ष, फिर त्र, इसके बाद ज्ञ और अंत में आता है हमारा श्र। तो ये जो 4 व्यंजन है ये हमारे कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। कैसे? आइए अभी हम समझ लेते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम क्ष की। तो हमारा जो क्ष है ये 2 व्यंजनों के मेल से, इनके संयुक्त से क्ष बना है, क और श। तो क और श से कहलाया हमारा क्ष। ठीक उसी प्रकार से जो त्र है उसमें भी 2 व्यंजन है। कौन कौन से? त और र। आप देख सकते हो कि ये जो त है और ये र,
तो त और र से क्या बना हमारा त्र। ठीक उसी प्रकार ज्ञ की जब बात करते हैं तो ये जो ज्ञ है यह संयुक्त व्यंजन, इसमें भी दो व्यंजन है ज और इय। तो ज और इय से हमारा बन जाता है ज्ञ। और अंत में हम यदि स्र की बात करें, उच्चारण नहीं कर रहे हम स्र, स और र, तो स और र इन दो व्यंजनों के मेल से, इन दोनों व्यंजनों के संयुक्त होने से जो ये नया व्यंजन बन गया स्र, बस यही हमारा हुआ संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कुल 4 प्रकार के हैं और किस प्रकार से संयुक्त कहलाते वो भी मैंने आपको बताया। अब जो संयुक्त व्यंजन है उन संयुक्त व्यंजनों का हम वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप क्ष है और एक शब्द लिखा है क्षमा, तो क्षमा है तो हमें पता है कि ये जो श है वह क और श इन दो व्यंजनों के मेल से बना है। तो हमने क्ष का वर्ण विच्छेद कुछ इस प्रकार से किया कि क प्लस श प्लस अ हमारा बन गया क्ष और म प्लस आ से बन गया हमारा मा। तो इस प्रकार से क्षमा का हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तत्पश्चात दूसरा एक उदाहरण शिक्षा, शिक्षा का भी हम वर्ण विच्छेद कुछ इसी प्रकार से करते हैं। और इसके बाद जो दूसरा हमारा संयुक्त व्यंजन है त्र, तो त्र का उदाहरण एक आपको लोग दिखाता हूं कि चित्र। तो आप देख सकते हो चित्र में कि च प्लस ई त प्लस र। तो देखिए ये जो त प्लस र है ये हमारा संयुक्त व्यंजन, तो त प्लस र से हमारा बन गया त्र। तो इस प्रकार से इनका जब हमने संयोजन किया तो बन जाता है हमारा चित्र। त्रिभुज की बात करते हैं, देखिए त्रिभुज त्रि, तो त प्लस र प्लस ई ये हमारा कहलाया त्रि। भ प्लस उ से हमारा बन जाता है भू और ज प्लस अ से बनता है ज। तो ये है हमारा त्रिभुज। ओके दोस्तों, आइए छ और त्र के बाद जो संयुक्त व्यंजन है वह है हमारा ज्ञ। तो देखिए ज्ञ, यज्ञ, हम जो भी यज्ञ करते हैं तो यज्ञ जो शब्द है उसका हम वर्ण विच्छेद किस प्रकार से करते हैं कि य प्लस अ हमारा बन जाता है य, लेकिन जो ज्ञ है तो ज प्लस इय यही हमारा है ज्ञ, तो कहलाया हमारा यज्ञ। एक और उदाहरण आप लोगों को दिखा देता हूं, ज्ञानी। तो ज्ञानी में आप देखिए कि ज प्लस इय और आ ये बन जाता है हमारा ज्ञा, लेकिन जब न प्लस अ से बनता है न्य तो ये बन जाता है हमारा ज्ञान। ज्ञान कहो या ज्ञानी कहो है? तो ज्ञान। इसके पश्चात जो अंतिम हमारा जो संयुक्त व्यंजन है वह है हमारा स्र। तो स्र अर्थात स और र वही हमारा स्र है, श्रोता। तो श्रोता में देखिए कि स प्लस र ये बन गया हमारा स्र और ओ की मात्रा अर्थात श्रो और त पे आ की मात्रा ता, तो कहलाया हमारा श्रोता। अंतिम उदाहरण समझ लेते हैं श्रुति। तो स प्लस र से हमारा बन गया स्र और उ से बन गया हमारा श्रु और त प्लस हस्व ई तो हमारा बन जाता है श्रुति। तो ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। आइए अगले स्लाइड पे हम चर्चा करते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। माफ कीजिए, अनुस्वार और अनुनासिक से पहले हम द्वित व्यंजन सीख लेते हैं। द्वित व्यंजन द्वि अर्थात दो, लेकिन दो व्यंजन जब हम विच्छेद करते हैं, विच्छेदन करते समय ऐसे वर्ण जो बिना स्वर की मदद से उनका शब्दों में उपयोग किया गया हो। कैसे देखिए, इस्तेमाल हमने लिखा इस्तेमाल, तो यहाँ पे जो स और ते है स्ते, तो स में कोई स्वर नहीं है, हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं ना, तो ई प्लस स प्लस त, तो ये जो खाली जगह है यहाँ कोई स्वर है ही नहीं, लेकिन त के बाद ए ये भी स्वर आ गया। तो इस प्रकार से बिना स्वरों की मदद से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वही कहलाते हैं हमारे द्वित व्यंजन।
ठीक उसी प्रकार से अमावस्या में, तो अमावस्या में भी बिल्कुल वही परिस्थिति है कि यहाँ जो स्या है, यह स्या लिखा है हमने, वो हमारा द्वित व्यंजन है, क्योंकि यहाँ जो स लिखा है, वो जो स है ना, वह अपने आप में अधूरा है, वो किसी पे डिपेंड है ही नहीं, कोई व्यंजन है ही नहीं, माफ कीजिएगा, कोई स्वर वहाँ पे है ही नहीं। लेकिन हाँ, य के बाद आ जा रहा है, ये हमारा स्वर। तो इस प्रकार से अमावस्या, तो हमने अभी हाल चर्चा की द्वित व्यंजन कहते किसे हैं। आइए अब जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा अनुस्वार। तो देखिए अनुस्वार में क्या होता है कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हम सिर्फ और सिर्फ हवा नाक से बाहर निकालते हैं, बस वही हमारा होता है अनुस्वार। अब हवा नाक से बाहर कैसे निकलेगी? तो जैसे कि संबंध शब्द दिया है हमने, तो संबंध में आप देखिए कि ये जो बिंदी है, इसका हम उच्चारण करते हैं तो हवा नाक से बाहर निकलती है, संबंध, तो कहलाता है हमारा संबंध। और जब इसका हम वर्णों का जब विच्छेद करते हैं तो कभी कभी तो ये पंचम वर्ण के रूप में भी इनका उपयोग हो जाता है। कैसे? आप देखिए कि स है, स के ऊपर अंग की मात्रा, तो स प्लस अ से हमारा बना स, और म है, यही है हमारा पंचम वर्ण। इनकी जगह पे हम अंग का भी उपयोग कर सकते हैं, तो संबंध। और देखिए ये जो न है, ये भी हमारा पंचम वर्ण है। तो अनुस्वार अर्थात जो वर्णों के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी आती है, वही है हमारा अनुस्वार। कंपन की हम चर्चा करें तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी है कंपन। तो क प्लस अंग, हमने लिखा क प्लस अंग, इसकी जगह पे हम म भी लिख सकते थे कंपन, लेकिन देखिए ये क प्लस अ प्लस म, इस तरह से हम करके लिख सकते थे, लेकिन वहाँ पे हमने पंचम वर्ण का उपयोग नहीं किया है, सीधा अंग का उपयोग किया है, तो ये हमारा हो गया कंपन। आइए अनुस्वार के बाद अब बारी आती है अनुनासिक की। अनुस्वार में तो हवा सिर्फ नाक से ही बाहर आती थी, लेकिन अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से हवा बाहर आती है। और इसमें जो अनुनासिक है वह चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु को ही हम अनुनासिक कहते हैं। हमारा चंदा मामा है और चंदा मामा भी एक बिंदु है, तो बस यही है हमारा अनुनासिक। उदाहरण स्वरूप देखिए सांप, हमने सांप कहा तो हवा नाक से भी मुंह से भी दोनों जगह से बाहर आ रही है, इसलिए यह सांप। तो देखिए सांप का हमने जब वर्ण विच्छेद किया तो कुछ इस प्रकार से बना, स प्लस आ प्लस प म अ, तो इस प्रकार से सांप। और चांदनी की जब हम बात करते हैं तो चांदनी में भी यही हाल है कि च प्लस आ, चंद्र बिंदु आ गया ना अ के ऊपर, चांदनी। आइए अनुस्वार और अनुनासिक के बाद र के विविध रूप, 4 प्रकार के होते हैं र, जो हम 4 तरीके से लिखते हैं, लेकिन 4 तरीका कौन कौन सा है? आइए हम देख लेते हैं कि 4 प्रकार कुछ इस प्रकार से हैं। पहले देखिए क्रम, 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 तो क प्लस र, क्योंकि क के बाद र का उच्चारण होता है, तो इस प्रकार से वर्ण के नीचे भी, व्यंजन के नीचे भी र लिखा जाता है। कर्म, व्यंजन के ऊपर भी र लिखा जाता है। और हमारा ये है ह्रस्व उ, जिसे हम छोटा उ कहते हैं, और ये हमारा दीर्घ उ, जिसे हम साधारण भाषा में बड़ा उ कहते हैं। तो देखिए गुरु में ये हमारा छोटा उ, जरूर में ये हमारा बड़ा उ। तो इस प्रकार से हम क्रम, कर्म, गुरु और जरूर, इन वर्णों का इस प्रकार से हम विच्छेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वर्ण विच्छेद से संबंधित पार्ट 2, पार्ट 1 में हमने चर्चा की थी स्वर की, पार्ट 2 में हमने चर्चा की सिर्फ और सिर्फ व्यंजन की। तो मेरा इस वीडियो आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, इसे शेयर करना तो बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद।